बॉयकॉट बॉयकॉट मालदीव्स बट इंस्टेड गो टू लक्षद्वीप। ये नारा या इससे मिलता जुलता कोई स्लोगन आपने जरूर इन पिछले हफ्तों में सुना होगा। क्या मैं सही कह रहा हूं दोस्तों? बिल्कुल सही। तो हमें इससे ये पता लग रहा है कि ये मुद्दा ना बहुत ज्यादा न्यूज में है, ये इशू एक इशू बन चुका है। लेकिन दोस्तों, क्योंकि हम तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमें ये कैसे पता लगे कि इस इशू से यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है। ऐसे ही बहुत से इश्यूज आपके दिमाग में घूमते होंगे, काफी इश्यूज आपके दिमाग में आते होंगे जब आप सोचते होंगे ओके ये इशू तो आ चुका है न्यूज में, लेकिन इस इशू के लिए पढ़ूं क्या मैं यूपीएससी के लिए। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निम्बस आईएएस एकेडमी आपके लिए लेके आई है। तो ध्यान से देखिए हमारी न्यू सीरीज, जिसका नाम क्या होगा, ध्यान से देखो। अरे भाई, आपको आईएएस आईपीएस लगाना है तो हम एक नई सीरीज शुरू करेंगे, आईपीएस सीरीज। अब ये आईपीएस सीरीज क्या करवाएगी आपके लिए, क्या करेगी आपके लिए, क्या बेनिफिट होगा इसको ज्वाइन करने से या इसको देखने से? ध्यान से सुनिए। कोई भी इशू, कोई भी मुद्दा अगर न्यूज में आता है ना, वो जरूरी नहीं है यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो। एम आई राइट? एग्री करते हो? बिल्कुल ठीक है। लेकिन कई ऐसे मुद्दे होते हैं जहां पे आपको पता भी नहीं लगता कि ये इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए और क्या क्या पढ़ना चाहिए उस मुद्दे के लिए। तो हम आपके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज लेके आए हैं जिसका हमने नाम दिया है आईपीएस सीरीज, और आपको पता लगेगा इसका नाम हमने ये क्यों दिया है। तो अगर हम इस मुद्दे की बात कर रहे हैं, बॉयकॉट मालदीव्स एंड गो टू लक्षद्वीप, इस मुद्दे का हम 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे आपके लिए। इसके क्या क्या चीजें यूपीएससी में पूछ सकती है, कुछ ज्योग्राफिकल पार्ट, कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट, कुछ पॉलिटिकल, कुछ सोशल पार्ट, हर एक चीज हम आपके लिए कंपाइल करेंगे नोट्स और उसको समझाएंगे आपको इस वीडियो के थ्रू। तो दोस्तों, मिस मत करना प्लीज, ये वीडियो एंड तक देखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप टारगेट कर रहे हैं 2024 यूपीएससी प्रीलिम्स। तो दोस्तों, स्टे ट्यून्ड। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं जल्दी से। आईपीएस सीरीज हमने क्यों नाम दिया इसका, ध्यान से समझिए। अरे इनकी शक्ल देखिए, कौन है ये? दबंग वाले सलमान खान। तो दोस्तों, दबंग वाले सलमान खान साहब के बाल देखिए कितने जबरदस्त हैं, है ना? एकदम शाइन कर रहे हैं बिल्कुल। और यहाँ पे देखिए, अरे ये जो नई नई फिल्में आती है सूर्यवंशी, है ना, इनके जरा देखिए स्टाइल, अरे क्या बात है, बहुत अच्छे बाल सजाए हैं। या जबरदस्त मेकअप आर्टिस्ट है, बाल खराब ही नहीं होते जितना मर्जी फाइटिंग सीक्वल कर लो। इसी करके हम एक कीवर्ड आपके लिए यूज करेंगे जिसका नाम है आईपीएस जेल। बनाया हुआ मेरा निमोनिक है, कुछ नहीं है। तो समझना क्या है, इनसे थोड़ा सा रिलेट करके याद करके देखो कि आईपीएस जेल लगाते हैं, बाल अपने बढ़िया रखते हैं। और ये आईपीएस जेल निमोनिक किस चीज के लिए है, ध्यान से देखो दोस्तों। आईपीएस जेल का निमोनिक, सबसे पहला, हर एक इशू का हम डाइसेक्ट करेंगे इशू को यूपीएससी के लिए आईपीएस जेल यूज करके। आई मतलब इंटरनेशनल एस्पेक्ट। कोई भी इशू न्यूज में है, उसका इंटरनेशनल एस्पेक्ट क्या है, मतलब यूपीएससी में इंटरनेशनल रिलेशंस के कंटेक्स्ट में क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। सेकंड, पी से अपना पॉलिटिकल। अरे भाई, व्हाट इज द पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ द इशू व्हिच कुड बी आस्क्ड इन द यूपीएससी। एस से हो जाएगा सोशल, आईपीएस बन गया, सोशल इशू हो गए। सोशली क्या इंपॉर्टेंट है? फिर जी, जेल वाला जी, सबसे पहले क्या है, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट। इसको हमने इकट्ठा रखा है, कई बार एनवायरनमेंट इशू ज्यादा होता है, ज्योग्राफी होता है, हम इसको इकट्ठे डिस्कस करेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक इशू, कोई भी चीज, कुछ इकोनॉमिक इशू चल रहा है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे कि अब जैसे फॉर एग्जांपल मालदीव, और हम इसकी बात करते हैं लक्षद्वीप इशू की, इसमें इंडिया और मालदीव का कोई इकोनॉमिक रिलेशन है ना, ये सब चीजें। और लास्ट में लीगल इशू। ठीक है दोस्तों, लीगल इशू क्या उत्पन्न हो सकते हैं। तो दोस्तों, हम जो ये आपके लिए सीरीज लेके आ रहे हैं आईपीएस सीरीज, इसमें जो भी हम इशू उठाएंगे ना, उसको इस ही पैरामीटर पे आपके लिए लेके आएंगे। आईपीएस जेल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, सोशल, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड लीगल। इसके बाहर कुछ नहीं पूछेगा यूपीएससी, इतना तो मैं भी आपको बता सकता हूं, हमने भी काफी अटेम्प्ट्स दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज इसको जरा सीरीज को ध्यान से फॉलो करना, खास करके जो यूपीएससी 2024 प्री को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब इस ही पैरामीटर पे हम डिस्कस करते हैं अपना मालदीव्स वाला इशू। तो सबसे पहले वाई न्यूज, अरे मुद्दा था ही क्या, क्यों इतना बवाल मच गया? कुछ भी नहीं, अरे हमारे देश के प्रधानमंत्री आराम से बैठे थे, लक्षद्वीप गए घूमने, कुछ नहीं करा इन्होंने, नॉर्मल एक वीडियो बनाई, उस वीडियो को रिलीज कर दिया। अब वो कहते हैं ना
एक शेर है बहुत अच्छा जॉन एलिया साहब का, वो कहते हैं करना है तो कर, लेकिन करें क्या, कुछ नहीं, देख देख के दूसरों को जल। तो क्या हुआ, ये सब जलने लग गए। इन्होंने कहा अरे आप लक्षद्वीप को कैसे प्रमोट कर सकते हो, क्या प्रमोट कर रहे हो लक्षद्वीप को। इन्होंने कहा अरे आपके तो रूम्स से स्मेल आती है। इन्होंने कहा कि मोदी जी आप तो पपेट हो इसराइल के, ठीक है। और इन्होंने भी कुछ अजीब सी बातें कहीं, छोड़ो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये भी आपत्ति मत करना कि भाई आपने इनको मोदी जी के पैरों में रखा है, जहां जगह बनती है वहीं रखेंगे, ठीक है जी। अब एक बात समझने वाली यहाँ पे क्या है, बड़ी अच्छी बात मैं कहूंगा, ध्यान से समझना, मुद्दे को समझो। हुआ क्यों, ये यूपीएससी कभी नहीं पूछेगा। यूपीएससी कभी नहीं पूछेगा कि इन भाई साहब ने ट्वीट क्या करा या इन बहन जी ने ट्वीट क्या करा, कभी नहीं पूछेगा। यूपीएससी पूछेगा क्या, तो आओ देखते हैं यूपीएससी क्या पूछेगा। ये यहां से शुरू होगा इंटरनेशनल की, यूपीएससी क्या पूछेगा आपसे। सबसे पहले दोस्तों इंटरनेशनल इशू समझो क्या है। सबसे पहले देखो जी, इंडिया ने क्या करा है, इट हैज एक्सटेंडेड सपोर्ट टू द मालदीव्स कैंडिडेचर फॉर नॉन परमानेंट सीट इन द यूएनएससी। अब भाई इंडिया इतना कुछ कर रहा है मालदीव्स के लिए। इंटरनेशनल इशू जब हम समझ रहे हैं ना, हम देखो ये कंटेक्स्ट में हम ये प्रॉपर नहीं, ये नहीं हम कह रहे हैं कि इशू ही क्या है। एवरीथिंग विच कुड बी आस्क्ड बाय द यूपीएससी वी विल कवर हियर। तो भाई ये भी सवाल पूछा जा सकता है, ये एक स्टेटमेंट आपको प्री में आ सकती है कि क्या इंडिया जो है उसने मालदीव को भी सपोर्ट करा यूएनएससी में, बिल्कुल करा है। उसके बाद मुद्दा देखो चाइना का मुद्दा जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अरे आप इसको ना एक चीज समझ के देखो, ये जो सब सब ये इतना ड्रामा हो गया, इन्होंने कुछ कह दिया, जो उनके प्रेसिडेंट है मालदीव्स के उन्होंने इनको सस्पेंड कर दिया, ये सब हो गया। इसमें आप ये सोचो अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है। जब आप ये सोचेंगे ना तो आपको समझ आएगा अल्टीमेट बेनिफिशियरी चाइना है। क्योंकि जब ये ट्विटर वॉर चल रही है, सॉरी एक्स, ये जो वॉर चल रही है ना, इसका सबसे ज्यादा पता है नुकसान किसको हो रहा है, इंडिया को। सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है, चाइना को। क्योंकि इंडिया को नुकसान कैसे है, तो दोस्तों एक चीज समझ के देखो, जब टूरिज्म हम नहीं जाएंगे ना मालदीव्स में, तो कौन जाएगा, चाइना। तो एक चीज जिससे मालदीव्स हम पे ज्यादा डिपेंडेंट है ना, वो है टूरिज्म। अब वो कहेंगे यार, चाइना आके बोलेगा यार टूरिज्म तो कर ही नहीं रहे हैं ये, और अगर ये टूरिज्म नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या जरूरत है इंडिया की, आ जाओ हमारी शरण में आ जाओ। जैसे पाकिस्तान को, हाइपोथेटिकली जैसे हमने पाकिस्तान को बहुत अच्छा देश बना दिया, वैसे हम आपको बना देंगे, ठीक है। तो चांसेस है ना कि ये जो डिस्प्यूट हुई है, ये सब चीजें एक बहुत ही नेगेटिव लाइट में इंडिया को शो कर सकती है। तो यही हमने मुद्दा यहां डिस्कस करा है। थर्ड थिंग आ जाओ। अरे भाई इंडिया रिलेशनशिप जो है एक सेटबैक सफर कर चुकी है, जब इंडिया ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है चाइना के साथ 2017 में। और साथ ही साथ इंडिया जो मालदीव जो है वो चाइना का ये जो BRI प्रोग्राम है ना, इसको भी पूरी तरह से सपोर्ट करती है। ये उसका मैप देख लो, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का हम यूज करते हैं। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का क्या मतलब है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स याद है, कमेंट्स में बताइए प्लीज, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी क्या है। तो ये जो थ्योरी है, ये जो स्ट्रैटेजी है चाइना की, हम उसकी बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे एक चीज देखो, BRI को भी प्रॉपरली सपोर्ट करा है। और देखो कहां कहां पोर्ट बना लिए चाइना ने, अगर अब यहाँ भी बना लिया पोर्ट तो क्या होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए जी आगे डिस्कस करें। चलो जी, और इंटरनेशनल में क्या है, ये बड़ा अच्छा मुद्दा है। देखो जी, जब 2019 में ना एक जॉइंट हाइड्रोग्राफी एग्रीमेंट साइन हुआ था, ये जो जॉइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे है ना, ये हुआ क्या था, देखो एक ऐसी बात होती है, दोनों नेशंस जो हैं वो पानी में है, मतलब नॉट दैट कि हम जो इस कहावत बोल रहा हूँ पानी वाली नहीं, वो वाली नहीं। हमारी भी तो कितनी 7500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन वाटर को टच करती है, और मालदीव तो है ही आइलैंड, वो टच है ही बॉर्डर में। तो इन्होंने कहा कि इंडिया के साथ सर्वे करा जाए। इंडिया की हाइड्रोग्राफिक सर्वेयर शिप्स हैं, वो क्या करेंगी, वो एक सर्वे करेंगी जो मिनरल ढूंढेंगे, ठीक है जी। बड़ा अच्छा था, और इंडिया ने वो करना था। अब इन्होंने क्या करा, पहले वो एग्रीमेंट साइन कर दिया, अब वो मुकर गए, अब कहते हैं नहीं जी हमने नहीं करना, हमें तो वो एग्रीमेंट चाहिए नहीं। अब कौन करवा रहा है, ये चाइना करवा रहा है, ठीक है जी। चलो उसके बाद जो मालदीव है ना, वो फाउंडिंग मेंबर सार्क का भी है साथ में। तो यहां से दोस्तों पता है क्या इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी के लिए, थोड़ा कान घुमा के पकड़ने की कोशिश करो। यूपीएससी पता है यहां से क्या पूछेगी, बताओ जी सार्क के मेंबर्स कौन कौन है। हमने आपके लिए यहाँ पे मैप ड्रॉ कर दिया। सार्क के मेंबर्स के लिए अलग कहीं नहीं जाना, जितने यहाँ झंडे लगे हैं ये सब सार्क के मेंबर्स हैं, देख लो, ठीक है दोस्तों।
तो यहाँ पे ये चीज पे फोकस करना है। सार्क के मेंबर्स कौन कौन है, यूपीएससी इस तरह से सवाल पूछ सकती है। और क्या पूछ सकती है, मालदीव और किस किस का मेंबर है। सबसे पहले देखो जी, कॉमनवेल्थ, हम भी तो मेंबर हैं उसके, ये पहले बीच में छोड़ के चले गए थे, इन्होंने बाद में रीजॉइन कर लिया, उसका मेंबर है। फिर ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इसका भी मेंबर है मालदीव। कुछ लोगों को अटपटा लगेगा कि मालदीव क्यों है, अरे भाई यहाँ की 99% पॉपुलेशन मुस्लिम है, तभी है, ये हम करेंगे सोशल एस्पेक्ट में। उसके बाद नैम, जो इंडिया का फ्लैगशिप एक मूवमेंट है, इंडिया का फ्लैगशिप पॉलिसी है, उसका भी ये इनहेरेंट पार्ट है मालदीव। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाओ। और क्या है मालदीव, डायलॉग पार्टनर है एससीओ में, मेंबर नहीं है, ये याद रख लो, मेंबर नहीं है, एससीओ का मेंबर नहीं है मालदीव्स, लेकिन क्या है, डायलॉग पार्टनर है दोस्तों। ठीक है जी, चलिए जी, अब देख लो, आई खत्म, इंटरनेशनल एस्पेक्ट में जो भी पूछा जा सकता था मालदीव से वो हमने कवर करा है। अब हम जाते हैं पी, मतलब पॉलिटिकल। पॉलिटिकल किसका देखेंगे, मालदीव्स का। देखो अब ना, ऐसा मत समझो कि अगर हम बॉयकॉट मालदीव की बात कर रहे हैं तो हम लक्षद्वीप को नहीं तवज्जो देंगे। जो हम पॉलिटिकल, अगर हम मालदीव का डिस्कस कर रहे हैं ना दोस्तों, तो लक्षद्वीप का भी एग्जैक्टली सेम हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसा होगा। सबसे पहले इंडिया क्या है, इट वॉज अमंग द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज मालदीव आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस। कब आजाद हुए ये, 65 में। ठीक है दोस्तों, 65 में जब ये आजाद होते हैं, उसके बाद ये इमीडिएटली डेमोक्रेसी नहीं बने थे, इसको भी थोड़ा सा ख्याल रखना है आपने। उसके बाद जब सुनामी यहाँ पे स्टक होती है 2004 में, बहुत ही भयानक सुनामी आई, जिसका करके इनको कुछ भी रिलीफ मटेरियल नहीं मिल रहा था। किसने प्रोवाइड करा, अरे भाई हमने, इंडिया ने प्रोवाइड करा, और ये फिर आज हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। उसके बाद सुन लो जी, 2014 में क्या हुआ, पानी तक खत्म हो गया इनके पास, इनके पास पानी भी नहीं था। किसने पहुंचाया पानी, आज तक पानी कौन पहुंचा रहा है, पहुंचा सकता है, कभी नहीं, इंडिया पहुंचा रहा है पानी जनाब, इंडिया पहुंचा रहा है पानी। उसके बाद देख लो, ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, कोई नहीं पूछ रहा था इन्हें, इवन चाइना तक नहीं, कोई भी नहीं पूछ रहा था इन्हें। किसने पूछा, इंडिया ने। सारे असेंशियल मेडिसिन, मास्क, ग्लव्स, पीपी किट्स, वैक्सीन, सब हमने भेजा। ठीक है जी, तो ये सब याद करना है आपको। उसके बाद और सुन लो, जब 1988 में जो कॉम्बैटेंट्स आ गए थे, कू होने वाली थी, बहुत एक दर्दनाक सा माहौल बन गया था ना, किसने मदद करी आपकी, मालदीव्स, याद रखो, इंडिया ने मदद करी, और उसका नाम क्या था, ऑपरेशन कैक्टस। इंडिया ने अपने ट्रूप्स भेजे और मालदीव्स को एक दर्दनाक देश में बदलने से बचा लिया। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज इसको भी याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। चलो जी, पॉलिटिकल मालदीव्स का ही हम कर रहे हैं। चलो जी, उसके बाद क्या है, 70% ऑफ जो डिफेंस ट्रेनिंग है मालदीव्स की, अरे भाई वो भी इंडिया करा रहा है। तुम हमें ऐसी बातें कह के हमारे प्रधानमंत्री साहब को क्या ये सब रुकवाना चाहते हो, भाई करना क्या चाहते हो। उसके बाद देख लो, एक एक्शन प्लान फॉर डिफेंस तक साइन कर रखा है आपने इंडिया के साथ, कि हमारी डिफेंस पार्टनरशिप बने। और ऐसी बातें करके क्या उस पार्टनरशिप को आप आगे बढ़ा रहे हो, बिल्कुल नहीं बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो इसको भी याद रख लो दोस्तों। उसके बाद कुछ जॉइंट एक्सरसाइजेस होती है, इस चीज को ना बड़ा याद रखना, जहां पे भी हम बात करते हैं ना जॉइंट एक्सरसाइजेस की, हमेशा जॉइंट एक्सरसाइज होती है फ्रेंडली नेशन के साथ। तो ये तो बहुत फ्रेंडली नेशन है, क्योंकि हम इसके साथ 1 2 3 नहीं 4 एक्सरसाइजेस कर रहे हैं दोस्तों। देखो, एक्यूवेरेंस, दोस्ती, ठीक है जी, ऑपरेशन शील्ड, एकता, सब एक्सरसाइज हो रही है मालदीव के साथ। रट्टा लगा लो इनका, यूपीएससी बहुत पूछती है ऐसे सवाल। ठीक है जी, उसके बाद देख लो, अब प्रॉब्लम कहां आती है, 2020 में ना एक इंडिया आउट कैंपेन शुरू हो जाता है। ठीक है, इंडियन ट्रूप्स जो वहां पे गए हुए हैं मालदीव्स में अभी भी हैं, उनके लिए करंट सरकार कहती है, जिस मुद्दे पे वो इलेक्शन जीते वो यही था, इंडिया आउट, मतलब इंडियन ट्रूप्स को बाहर निकाल लो। अब वो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, ट्रूप्स क्यों आए क्यों नहीं आए, बट इतना बस समझने की कोशिश है कि वहां पे डेकोरम लाने और लॉ एंड ऑर्डर लाने आए थे, इन्होंने बुलाया था। अब ये कह रहे हैं इंडिया आउट, तो ऐसे बात नहीं चलती है, आपको प्रॉपर रेजोल्यूशन पास करवाना है, बाकी चीजें करनी है, उसके बाद होगा दोस्तों। ठीक है जी, चलो अब आते हैं पॉलिटिकल मालदीव में। फिर देखो, अब जो इनका रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, पहले तो कुछ और चीज थी, अब जो रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो 68 में आया है, फिर इतनी बार अमेंड हुआ है। ठीक है जी, अब जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन है ना दोस्तों मालदीव का, वो रेटिफाइड करा है प्रेसिडेंट मुआमुन ने। ठीक है जी, और उसके बाद वो चलता आ रहा है। और इसको थोड़ा याद कर लो, यूपीएससी ऐसे ट्रिवियल क्वेश्चंस पूछ सकती है कि कौन सा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है ना, वो दुबई वाले का भी एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ जब यूएई वालों ने
मोदी जी को दिया था। तो इसका क्वेश्चन भी नॉर्मली आ सकता है, इसको भी और एग्जाम्स के लिए भी इसको याद कर लो। उसके बाद क्या लिखा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों सबसे, ठीक है दोस्तों, ये देखो। अब अगर सवाल आ जाता है, स्टेटमेंट आ जाती है, इज मालदीव्स अ सेकुलर नेशन? नो, मालदीव्स इज अ प्योरली इस्लामिक नेशन। क्यों? अरे मैंने आपके उसका कॉन्स्टिट्यूशन ही मैंने कोट करा आपके लिए। उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है? वो कह रहा है सब कुछ चीजें मस्ट बी कंसिडर अंडर द शरिया लॉ। और शरिया लॉ किसका है? इस्लाम का। तो दोस्तों मुस्लिम कंट्री मतलब इस्लामिक नेशन है एक मालदीव। तभी आपने देखा ना ओआईसी का मेंबर है ये। अब जुड़ी बात? बिल्कुल सही है। उसके बाद इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज भी, सॉरी ऑफिशियल रिलीजन भी कौन सा है इनका? इस्लाम। ऑफिशियल रिलीजन इनका इस्लाम है। ओके जी, तो यही बात है दोस्तों, इसको ध्यान से हमने देखना है। चलो जी, अब हम काफी डिस्कस कर चुके हैं मालदीव का। अब हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल एस्पेक्ट लक्षद्वीप का। चलो दोस्तों, पॉलिटिकल एस्पेक्ट लक्षद्वीप में देखो, सबसे पहले प्रायर टू द फॉर्मेशन ऑफ इट्स यूटी, पहले वो यूटी नहीं थी तो क्या था? ये पार्ट थे मद्रास स्टेट के पहले, है ना, बहुत पुरानी बात है ये। तो 56 में इन्हें यूटी बनाया गया। और जब लक्षद्वीप को यूटी बनाया गया ना, तो इसे लोकसभा के लिए ना एक ही डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, या इसकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी इसको एक ही डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। इसका मतलब क्या है? अरे भाई एक डीसी होगा जिनका नाम है कलेक्टर कम डेवलपमेंट कमिश्नर, जो कि पूरे मालदीव्स का, एक पूरी यूटी का वो ख्याल रखेंगे डीसी साहब। ठीक है जी, ये बात हो रही है। फिर उनसे नीचे हिरार्की में एक मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ लक्षद्वीप डेवलपमेंट काउंसिल भी है। ओके, और एक आईजीपी भी होते हैं उनके। ये सब मैं क्यों आपको बता रहा हूं? आप कहोगे ये तो जी बड़ा मेरे को बोरिंग सा लग रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यूपीएससी हैज द टेंडेंसी टू आस्क ट्रिवियल क्वेश्चंस दोस्तों, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखो। जैसे ये वाला क्वेश्चन आ सकता है कि क्या शुरू से ही कवारती में इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी था? नहीं, इट हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम कोझिकोडे केरला। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिर मिनिकॉय आइलैंड्स जो है वहां पे भी एक नेवल डिटैचमेंट है। और ये देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई क्या अपना हाई कोर्ट है लक्षद्वीप का? नहीं, जो लक्षद्वीप का हाई कोर्ट है उनको कहां पे है? केरला में। मतलब केरला का जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ऑफ केरला, वहीं पे जाना पड़ता है आपको अगर कुछ अपील करना है, कोई भी केस अगर हाई कोर्ट में लगाना है। सो दैट इज ऑफ केरला। ठीक है दोस्तों, चलिए जी आगे देखें। चलिए जी, अब पॉलिटिकल देखें। देखो पुलिसिंग जो है ना वो 1958 में बिगन होती है। जो फर्स्ट पुलिस स्टेशन था वो मिनिकॉय आइलैंड में बना था। उसके बाद ये देखो कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लाइन आपसे पूछी जा सकती है, और अगर आपको नहीं पता ना इस फैक्ट का, आप सही नहीं कर पाओगे। देखो जरा क्या लिखा है, क्राइम रेट इन लक्षद्वीप इज लोएस्ट इन द कंट्री। पूरी इंडिया में अगर कहीं सबसे कम क्राइम हो रहा है ना तो वो लक्षद्वीप है। जरा देखो जरा ध्यान से, ठीक है जी। उसके बाद देखो जो यहाँ की लोकसभा कॉन्स्टिट्युएंसी है ना, वो कॉन्स्टिट्युएंसी एंटायर एरिया ऑफ यूटी ऑफ लक्षद्वीप को कवर करती है। उसके बाद ये जो सीट है ना ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है जी। उसके बाद स्मॉलेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्युएंसी बाय नंबर ऑफ वोटर्स, स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्युएंसी लोकसभा की बाय नंबर ऑफ वोटर्स ये है। अगर हम बाय एरिया देखेंगे तो वो चांदनी चौक है। ठीक है, जो दिल्ली गए हैं उन्हें पता होगा कि चांदनी चौक एक छोटा सा मेट्रो का स्टेशन है ना, छोटा सा एक बस छोटा सा एक कह लो कि एक मार्केट टाउन है, उसी को पूरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी बना रखा है। ठीक है, तो वो सबसे स्मॉलेस्ट बाय एरिया है, एंड ये वाली जो है ये है सबसे स्मॉलेस्ट बाय नंबर ऑफ वोटर्स। ओके, उसके बाद पहला इलेक्शन हुआ है 1967 में एमपी का। उससे पहले डायरेक्टली अपॉइंट करा जाता था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। उसके बाद कोची या कोचिन जिसको हम कह देते हैं, वो जो एरिया है ना इट इज नोन एज द गेटवे टू लक्षद्वीप। आपको कहीं जाना है, लक्षद्वीप में जाना है, तो आपको कोची से होके ही जाना पड़ेगा दोस्तों। ये बात हम यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं। चलिए जी आगे देख ले एक बार। अब हम पी हमारा खत्म हो चुका है, अब हम आ गए हैं आईपीएस पे। एस मतलब सोशल, सोशल एस्पेक्ट देते हैं हम मालदीव का। सबसे पहले सुन्नी इस्लाम इज द स्टेट रिलीजन दोस्तों। ठीक है जी, हमने पहले भी पढ़ा था, दोबारा कर लेते हैं। अब मालदीव वर कन्वर्टेड टू इस्लाम फ्रॉम बुद्धिज्म इन द 20th सेंचुरी। उसके बाद जो लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप यहाँ पे है दिविहम करके आ जाते हैं। इनकी मे बी आई एम प्रोनाउंसिंग इट राउंड, आई एम सॉरी, बट ये इसके स्पेलिंग है दिविहन। ठीक है जी। उसके बाद तो अगर ये दिविहन लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है ना, तो ये लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं? देखो यहाँ पे ये लैंग्वेज बोल रहे हैं
दिविही लैंग्वेज बोली जा रही है। ठीक है जी। उसके बाद आइलैंड ऑफ मिनिकॉय। अब देखो लक्षद्वीप और मालदीव जो है ना, इसमें कोई सिमिलैरिटी भी है। क्या सिमिलैरिटी है? अरे भाई दोनों जो है ना, ये जो इंडो आर्यन ग्रुप्स हैं, जो दिविही है वो वहां भी बोली जा रही है, वहां भी बोली जा रही है। ये जो दिविहीन वाले लोग हैं ये मिनिकॉय में मिलेंगे और आपको वहां भी मिलेंगे दोस्तों। उसके बाद है कौन से हैं, कौन सी इनकी ट्राइब है, कौन सी क्लास ऑफ पीपल है? इंडो आर्यन पीपल है ये दोस्तों। ठीक है जी। उसके बाद देखो दिविही जो एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है, ये सिन्हाला लैंग्वेज से बहुत मिलती जुलती है, जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है दोस्तों। हम इंडिया की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज है? बताना मेरे को कमेंट्स में कि इंडिया की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज है या नहीं। ठीक है जी। अब सोशल हमने मालदीव्स का देख लिया, अब जल्दी से हम सोशल देख लेते हैं लक्षद्वीप का। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, ध्यान से देखो दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ 32 स्क्वायर किलोमीटर्स में पूरा लक्षद्वीप खत्म। तो ये क्या है इसका मतलब? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया दोस्तों। ठीक है जी। उसके बाद सेंसस 2011 के हिसाब से लक्षद्वीप की पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ 64,000 है। ठीक है दोस्तों। ये जो मैंने आपके लिए स्क्रीनशॉट लगाया है, ये जो स्क्रीनशॉट है ये ऑफिशियल लक्षद्वीप की वेबसाइट से है। ठीक है जी, जो उनकी वेबसाइट है। तो इसको जरा प्लीज आप ध्यान से देख लेना। चलो जी। उसके बाद अब हम आ जाते हैं सीधा आईपीएस जेल के जी पार्ट पे, ज्योग्राफी। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट ज्यादा हो जाता है क्योंकि देखो रिसेंटली आईपीसीसी की रिपोर्ट आई थी जो ये कह रहे हैं कि 2021, ठीक है सॉरी, हाँ 2021 तक जो पूरा मालदीव है ना वो सबमर्ज हो जाएगा। 21 तक पूरा मालदीव सबमर्ज हो जाएगा, सोचो। अरे भाई जो आइलैंड के बच्चे ही कुछ साल है, क्यों इंडिया से पंगे ले रहा है? जो इसने बचना ही नहीं है अभी थोड़े दिनों में आने वाले, कितने साल रह गए? 75 साल रह गए, ऑलमोस्ट 76 साल, उसमें इसने रहना ही नहीं है। ठीक है। तो अब ये क्यों है ऐसा, तो वो आगे हम बात करेंगे। बिकॉज इट इज द लोएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। लोएस्ट कंट्री का मतलब समुंदर तल से जो ऊंचाई नापते हैं ना, वो इसकी बहुत कम है। उसके बाद देखो क्या बात हो रही है, मालदीव क्या कंसिस्ट करता है? इतने कोरल आइलैंड्स हैं इसके पास। और ये देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार यूपीएससी में आ सकता है, इसके आने के बहुत चांसेस है दोस्तों। स्टैटिक आपके एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी पार्ट से है ये कि व्हाट आर कोरल रीफ्स, इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है कि आईपीसीसी क्या है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या करती है, एनजीओ है नहीं है, क्या है, यूएन का पार्ट है नहीं है, ये सब सवाल आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों। ठीक है जी। तो इन सबको हम डिस्कस करेंगे। ओके जी। उसके बाद लार्जेस्ट आइलैंड मालदीव्स का है गैन करके, गान जो भी है इसका हम कहते हैं। उसके बाद लोएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, ये हमने देख लिया। माले इज द कैपिटल। ठीक है जी। मालदीव्स की कैपिटल क्या है? माले। और सबसे ज्यादा डेंसेस्ट एरिया कहा जाता है उसको, ठीक है ना, बहुत ज्यादा डेंस एरिया है वो। और इसको किंग्स आइलैंड भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है। तो इन सबको प्लीज आप याद कर लीजिए, प्री में इनमें से कहीं पे भी सवाल आ सकता है। अब हम ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट देखते हैं लक्षद्वीप की, अपने भारतीय आइलैंड्स की। तो लक्षद्वीप की बात करें, चलो जी देखो, स्मॉलेस्ट यूटी है इंडिया की, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद लक्षद्वीप एक मलयाली नेम है, एक मलयालम नेम है, और संस्कृत में इसका क्या मतलब होता है? 100,000 आइलैंड्स। ठीक है दोस्तों। चलो उसके बाद कितने अटॉल्स है? 12 अटॉल्स है। अब ये पता होना चाहिए व्हाट आर अटॉल्स। मिड ओशियानिक रिज जो होता है उसके ऊपर बनते हैं, याद आ रहा है कुछ? स्टैटिक ज्योग्राफी याद करो दोस्तों। ठीक है। तो ये पता होना चाहिए व्हाट आर अटॉल्स, इनकी बात करेंगे। उसके बाद आ जाओ, कैपिटल क्या है? कवारती इनकी कैपिटल है। उसके बाद क्या है? ऑल आइलैंड्स जो हैं वो अवे फ्रॉम द कोस्ट ऑफ कोच्चि इन केरला है। सबसे नियरेस्ट यही अच्छा स्टेशन पड़ता है, इसी के थ्रू ही सारा होता है। और क्या हर इंटरनेट या फिर अवेलेबल है? क्या वहां पे हर चीज, हर सेलुलर नेटवर्क अवेलेबल है? नहीं। तो वहां पे सिर्फ बीएसएनएल और एयरटेल का नेटवर्क अवेलेबल है दोस्तों, कनेक्टिविटी की प्रॉपर अभी वहां पे नहीं है। उसके बाद एंट्री टू द लक्षद्वीप इज रिस्ट्रिक्टेड। कैसे? अरे भाई एक परमिट एंट्री का सिस्टम है। ठीक है। तो ये हो गया ना इंपॉर्टेंट। देखो नहीं पता होगा आपको, अगर पता है तो प्लीज इसको रिवाइज कर लो दोबारा से कि यहाँ पे लक्षद्वीप में एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। एक आपको एंट्री परमिट लेना पड़ेगा जो कि लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन इशू करेगी। ठीक है दोस्तों। उसी के बाद ही आप लक्षद्वीप में जा सकते हैं। अब देखो फ्लोरा एंड फौना की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो बनाना, वेस्पर्स, कोलेसिया, चंबू, ऐसी ऐसी चीजें मिलती हैं
अब इन सबको तो मैं भी आपको नहीं करवा सकता, ठीक है, बट हाँ इस नोट को आप देख लो, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी नोट्स आपको निम्बस की ऐप पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये है फ्लोरा फोना की अगर हम मेनली बात करते हैं। उसके बाद देखो जी कल्चर और हेरिटेज, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे ये दो जो इनके पॉपुलर आर्ट फॉर्म्स हैं इनके बारे में मेंशन करा हुआ है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों प्री के लिए। फर्स्ट इज कोलकली, सेकंड इज परिचाकली, ठीक है दोस्तों। इनके बारे में बात करनी है, थोड़ा गूगल कर लेना क्या चीज है, क्या कराते हैं, ठीक है, ये देख लो प्लीज, ओके। उसके बाद फॉर मैरिजेस ओपना इज अ कॉमन फीचर, ये क्या हो जाता है, एक लावा होती है, एक ओपना होती है, तो इन सब चीजों के बारे में जानना है। आर्ट एंड कल्चर के लिए ऐसी ऐसी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखो जी, अब हम क्या बात कर रहे हैं, इसका मैप देखो ध्यान से, लक्षद्वीप का मैप देखो, बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं। कोची या फिर कोचिन जिसको हम कह देते हैं, इससे कितनी कितनी दूर है। तो अगर हम बात करें, देखो जी किलोमीटर्स देखिए जरा, किलोमीटर्स में अगर बात करें, सो विच इज द नियरेस्ट आइलैंड, तो है कल्पेनी, ठीक है। देखो दोस्तों नियरेस्ट आइलैंड फ्रॉम द इंडियन कोस्ट कौन सा है, कल्पेनी। और अगर हम बात करें सबसे दूर कौन सा है, देखो दोस्तों कौन सा लग रहा है, ये देखो जी बित्रा, बित्रा आइलैंड, द मोस्ट फार अवे आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप फ्रॉम इंडियन कोस्ट इज बित्रा आइलैंड, 483 किलोमीटर्स दोस्तों, ठीक है जी। नियरेस्ट आइलैंड ये है 287 किलोमीटर्स, दिस इज द थिंग। तो इसको प्लीज, ये ट्रिवियल से फैक्ट्स बहुत ज्यादा यूपीएससी पूछती है, तो प्लीज इसको जरा ध्यान रखेंगे। चलो जी आईपीसीसी क्या है, मैंने कहा था ना कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो प्लीज अब देखो जरा कि व्हाट इज आईपीसीसी। तो देखो जी आईपीसीसी क्या है, पहली बात ये इसका काम क्या करती है, रेगुलर असेसमेंट ऑफ साइंटिफिक बेसिस प्रोवाइड करेगी। मतलब क्या है रेगुलर असेसमेंट का मतलब, कोई रिपोर्ट निकाल दी, कोई ऐसा काम कर दिया, ये चीज करनी है आपने, ठीक है जी। उसके बाद 1988 में क्रिएट करी गई थी बाय डब्ल्यूएमओ और यूएनईपी, इनके द्वारा क्रिएट करा गया है ये। उसके बाद देखो डिवाइडेड इनटू 3 वर्किंग ग्रुप्स एंड अ टास्क फोर्स। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या 3 वर्किंग ग्रुप्स कौन से हैं। पहला है द फिजिकल साइंस बेसिस, दूसरा वर्किंग ग्रुप जो बात कर रहा है इम्पैक्ट एडेप्शन एंड वल्नरेबिलिटी की, तीसरा जो है वो बात कर रहा है मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज की, चौथा बात कर रहा है नेशनल ग्रीन हाउस गैस इन्वेंटरीज की बात कर रहा है दोस्तों, ठीक है जी। उसके बाद जो एक टास्क फोर्स होती है ना इनकी, नेशनल ग्रीन हाउस इन्वेंटरी वाली जो टास्क फोर्स है, ये वो जो टास्क फोर्स है ये अलग से बात करती है, ठीक है। इसके पूरा डिटेल में जाना जरूरी नहीं है, जस्ट आपको पता होना चाहिए। हमें जेनरिक तैयारी करनी होती है, कभी भी स्पेसिफिक तैयारी नहीं करनी होती, हमें जस्ट पता होना चाहिए कि ये क्या चीज है, ठीक है जी। अब ये क्या दिया हुआ है, आईपीसीसी वर्क कैसे करती है, उसका हुज हु क्या है, ठीक है दोस्तों। तो इसको भी एक बार देख लेना, तो प्लीज इसको भी देख लेना आईपीसीसी क्या चीज है। अब हम बात करते हैं कोरल रीफ्स की। बहुत ही शॉर्ट में बताऊं तो कोरल रीफ क्या है, कोरल रीफ आर मेरीन एनिमल्स, पॉलिप्स करके होते हैं, ये जो लिखा हुआ है ना कोरल पॉलिप्स, जो आपने फोटोज में देखा होगा, जो हमने बैकग्राउंड में भी लगाया है, जो ऐसे हिलते से रहते हैं, ठीक है ना, वो उसको हम पॉलिप्स कहते हैं। अब पॉलिप्स, अब ऐसा समझिए कि उनके ऊपर खुद क्षमता नहीं होती कि वो सनलाइट लें और फूड को राइज करें, तो वो मदद लेते हैं एल्गे की। और वो कौन से एल्गे की मदद लेते हैं, जूजेंथली। ये एल्गे जो टिप ऑफ द कोरल है उस पर जाके चिपक जाता है और सनलाइट फूड प्रोवाइड करता है। और जो टेक्सचर है, आपने देखा होगा ना, कुछ लाल कलर के कोरल्स हैं, कुछ हरे कलर के कोरल्स हैं, वो जो टेक्सचर है वो भी यही प्रोवाइड करता है। ओके दोस्तों, तो अब देखते हैं ये जो कोरल्स हैं और इनके बारे में चीज की कहां कहां ये बन सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कोरल्स बनने की। सबसे पहले शैलो वाटर चाहिए, शैलो वाटर मतलब डीप नहीं होना चाहिए, वो ही एरिया में बन सकते हैं जिसको हम न्यूरोटिक जोन कह देते हैं, वहां पे बन सकते हैं। उसके बाद सेमी हार्ड और हार्ड सरफेस, सॉफ्ट सरफेस पे नहीं ये बनेंगे। उसके बाद क्लियर वाटर, देखो कोरल्स का होना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, जहां पे कोरल है ना वहां पे ये मान लिया जाता है कि पानी बहुत साफ है, वहां पे इम्प्योरिटीज कोई नहीं है, इसीलिए क्यों, क्योंकि ये पैदा ही क्लीन वाटर में होता है दोस्तों, ठीक है जी। तो दैट इज द रीजन। चलो जी, उसके बाद और क्या है, वार्म वाटर चाहिए, ज्यादा ठंडा पानी नहीं चाहिए, उसमें थोड़ा सा मर जाएगा। उसके बाद सलीन फिल्ड वाटर्स, मतलब स्लाइट सॉल्ट, ज्यादा सॉल्ट नहीं स्लाइट सॉल्ट चाहिए इसको। उसके बाद रिच सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्लरिश इन द सी वाटर्स, जहां पे कांस्टेंट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है दोस्तों। तो इन सब चीजों को आपने याद रखना है फॉर यूपीएससी प्री। चलिए जी, उसके बाद देखो
अब 3 मेजर टाइप ऑफ कोरल रीफ्स हैं, एक फ्रिंजिंग होता है, एक बैरियर रीफ और एक अटॉल्स होते हैं, ठीक है जी। इनको समझो, इनको पढ़ो, ज्योग्राफी की क्लास आप अपनी लगाइए, पूरा डिटेल में जाना मेरे लिए भी इसमें पॉसिबल नहीं है प्लीज, ठीक है। तो प्लीज अब इसको देख लो, बहुत ही छोटी सी चीज है, क्या होते हैं ये सब चीजें, बस पता होने चाहिए आपको, हम एक इंडिकेशन दे रहे हैं। चलो जी, उसके बाद कोरल रीफ्स इन इंडिया की बात करते हैं। कोरल रीफ्स इन इंडिया, क्या वो प्रोटेक्टेड हैं? बिल्कुल सही, प्रोटेक्टेड है इंडिया में। कौन सी एक्ट के अंदर प्रोटेक्टेड है मैं आगे बताऊंगा आपको, पहले हम ये देख लेते हैं कहाँ पे फाउंड होते हैं। देखो, ये मैंने पूरी राम कहानी लिख दी, यहाँ फाउंड होते हैं, वहां फाउंड होते हैं। आपको सिर्फ इतना समझना है कि थ्रू आउट द कोस्ट लाइन ये कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे, थ्रू आउट द कोस्ट लाइन कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे। जैसे अब मैं गल्फ ऑफ कच्छ की बात करूं, कहाँ पे है ये? गुजरात वाले साइड है कि नहीं? तो गुजरात में ही पाए जा रहे हैं जी, फिर ठीक है। उसके बाद चलो रत्नागिरी, ये कहाँ पे है जी? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में ही पाए जा रहे हैं। फिर नीचे आ जाओ, ये देखो साउथ बॉम्बे की बात करी गई है, मैंगलोर वाला एरिया कर्नाटका में भी है जी। तो पूरी कोस्ट पे ही, केरला, तमिलनाडु, पूरी कोस्ट पे ही आपको ये कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। वो देखो जी, ईस्ट कोस्ट की बात करी है, अपना तमिलनाडु लिखा हुआ है, और ईस्ट कोस्ट पौंडेचेरी भी लिखा है, अंडमान निकोबार लिखा है। तो ऑलमोस्ट हर जगह पूरी कोस्ट लाइन में ये कहीं ना कहीं अवेलेबल है, ठीक है दोस्तों। तो इतनी बात करिए, आगे देख लो जी। अब आ जाती है इसका लीगल एस्पेक्ट। तो ये जो कोस्टल रेगुलेशन जोन है, इसके अंडर ये दोस्तों प्रोटेक्टेड है, ठीक है। तो कभी भी ये आएगा, कोरल्स को क्या हम कुछ कर सकते हैं? कोरल्स को क्या अगर मेरा दिल कर रहा है मैं उसको तोड़ दूं, कुछ और कर लूं? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर प्रोटेक्टेड अंडर द कोस्टल रेगुलेशन जोन, ठीक है जी, 1991 एक्ट, ठीक है दोस्तों। तो इसको CRZ 1 कैटेगरी जो है उसमें प्रोटेक्शन दी गई है। चलो आगे देखते हैं इकोनॉमिक, ठीक है जी। आईपीएस जेल में से आईपीएस जी हो गया है, अब आ गया है ई। ई मतलब इकोनॉमिक एस्पेक्ट। तो चलो जी, मालदीव जो है ना, वो कहते हैं जी टोटली डिपेंडेंट ऑन इंडिया है। अच्छा, वो कहते हैं कैसे टोटली डिपेंडेंट ऑन इंडिया है? वो कहते हैं देखो जी, बात ऐसी है, टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स में इंडिया आता है। कहते हैं जो 50 करोड़ टोटल ट्रेड है बिटवीन इंडिया एंड मालदीव, उसमें जो 49 करोड़ है वो इंडिया के एक्सपोर्ट हैं मालदीव्स को। क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं, खाना कहाँ से खाओगे? जमीन तो उपजाऊ है नहीं, तो कौन भेजेगा खाना जी? इंडिया ही तो खाना भेजेगा दोस्तों। तो यही बात आ रही है। तो यही देखो जी, एवरीडे एसेंशियल्स, राइस, स्पाइसेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पोल्ट्री, सब कुछ इंडिया भेज रहा है। और तो और इनका जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है ना, इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल, अरे वो भी हमने बनाया। उसके बाद देखो, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी हमने बनवाई है जी। जो आपके प्रॉपर जहां से अच्छे डॉक्टर निकल रहे हैं, जहां से अच्छे इंजीनियर निकल रहे हैं, इंडिया की देन है जी, आपको याद रखो इस चीज को। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है? एक्सटेंडेड अ स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी। अरे भाई, इतना करने के बाद भी तुम्हें उधार दे दिया कि और भी कुछ काम वाम है तो कर लो। तो इतना करने के बाद तो एटलीस्ट इंडिया को ऐसी बातें मत बोलिए आप, ठीक है जी। उसके बाद देखो, 2023 का जो लेटेस्ट एस्टिमेट है, इंडिया ने जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसका 12%, अप्रोक्सीमेटली 12% मार्केट शेयर कैप्चर करा है। एक कंट्री 12% मार्केट शेयर कैप्चर कर रही है आपका, बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर भी मालदीव ही है, ठीक है ना। मालदीव का ट्रेड पार्टनर इंडिया है। उसके बाद एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट भी साइन करा है, और मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी और आरबीआई के बीच में। तो देख लो दोस्तों, है ना। और ये देखो, ट्रेड के कुछ एस्टिमेट्स मैंने लाए हैं कि कहाँ 2018 में 6.1 होता था, कहाँ फिर 2023 में ये 11.18 हो चुका है दोस्तों, ठीक है जी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखेंगे। और देख लो जी, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, अरे कौन बना रहा है? ये भी इंडिया बना के दे रहा है, रिसेंट की एग्रीमेंट्स है। नेशनल कॉलेज फॉर पुलिसिंग एंड लॉ इन्फोर्समेंट, भाई ये कौन बना रहा है? इंडिया बना के दे रहा है। फिर हनी मधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, कौन बना के दे रहा है? इंडिया बना के दे रहा है। तो भाई इंडिया तुम पे इतने एहसान कर रहा है, तो दोस्तों प्लीज इसको समझो, ठीक है जी। तो अब देखो, आप बोलोगे लीगल एस्पेक्ट नहीं आया, लीगल एस्पेक्ट कोई था ही नहीं, इस करके हमने लीगल एस्पेक्ट को नहीं हमने यहाँ पे करा। तो दोस्तों, समझने की बात यहाँ पे क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा मैं आपको। तैयारी करने के ना कुछ बेसिक्स होते हैं। न्यूज़पेपर जो बन रहा है ना, चाहे हिंदू पढ़ रहे हो, एक्सप्रेस पढ़ रहे हो, वो एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए नहीं बन रहा है। जो न्यूज़पेपर बन रहा है वो एक कॉमन रीडर के लिए बन रहा है। उसमें इश्यूज आएंगे, ट्विटर यूपीएससी के लिए नहीं बना है, ठीक है। उसमें जो मुद्दे आ रहे हैं ना, वो मुद्दे बिल्कुल भी ऐसे नहीं है जो हमारे लिए पूरे
बने रेडीमेड हो, तो आप में ढूंढना है उनमें से कि मेरे सिलेबस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करके देखो कि क्या जो मैं उठा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, एक मुद्दे को एनालाइज कर रहा हूँ, क्या वो जरूरी है, क्या वो सही है, क्या मैं सही तरह एनालाइज कर रहा हूँ। तो इसमें दोस्तों हम आपकी हेल्प करेंगे, और इसी हेल्प के चलते दूसरे डिफरेंट डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स है उनके कंपाइल करके हमारे जैसे जो मेरे जैसे एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं, टॉपर्स को हमने बात करके आपके लिए जल्द ही हम एक टेस्ट सीरीज मॉड्यूल भी लेके आ रहे हैं जिसमें प्रॉपर मेंटरशिप कोर्स भी होगा। स्टे ट्यून दोस्तों। अगर ये सीरीज पसंद आती है तो प्लीज कमेंट्स करिए, बताइए, कुछ फीडबैक दीजिए। तो ये आईपीएस सीरीज हम आपके लिए कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।